हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ आफरीन कुलसूम। आज के इस वीडियो में हम बुद्धि को डिस्कस करेंगे कि बुद्धि यानी इंटेलिजेंस होती क्या है, बुद्धि के पक्ष कौन कौन से हैं, बुद्धि के प्रकार क्या हैं, बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और बहुआयामी बुद्धि क्या होती है। ठीक है, आज इन सभी को हम डिस्कस करेंगे और फिर देन आफ्टर डैट हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बुद्धि से पुराने ओल्ड क्वेश्चन किस तरह से आए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि बहुत आसानी से इसे समझने का प्रयास करें। ठीक है, और ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से क्वेश्चन का आंसर हम निकाल पाएँ। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कि बुद्धि होती क्या है। बुद्धि को हम सामान्य अर्थ में प्रतिभा, ज्ञान और समझ के सामान्य अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। बुद्धि के सबसे पहले हम बुद्धि शब्द की बात कर लें तो बुद्धि का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था 1895 में, यानी 1895 में सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब बुद्धि क्या है, इस प्रश्न के संदर्भ में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट में मतभेद हैं और मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी हैं। चलिए सबसे पहले सामान्य अर्थ में जान लेते हैं कि बुद्धि क्या होती है। तो बुद्धि सामान्य अर्थ में कह सकते हैं हम कि प्रतिभा, ज्ञान और समझ के अर्थों में बुद्धि को प्रयोग किया जाता है, कि बुद्धि का यही सामान्य अर्थ लोग लगाते हैं। वैसे हम ऐसे कह लें कि वह शक्ति जो समस्या समाधान करने में और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाए, वही क्या होती है, बुद्धि होती है। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने मतभेद हैं, तो अलग अलग सभी ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अगर परिभाषाओं के आधार पर हम कहें तो वुडवर्ड कहते हैं कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। छोटे छोटे जो परिभाषा है उसको तो आसानी से याद की जा सकती है। इसे वुडवर्ड कहते हैं बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बकिंघम कहते हैं सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। एबिंगहास कहते हैं बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। टर्मन महोदय के एक फेमस है उनकी परिभाषा बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त मतलब जिसका कोई मूर्त रूप ना हो, अपने माइंड में बना लेते हैं, अपने मर्जी एक अमूर्त चीज़ बना लेते हैं। मूर्त एक होता है, अमूर्त एक मूर्त जिसकी एक रूप होता है, अमूर्त जिसका कोई रूप नहीं होता। ठीक है, तो टर्मन महोदय कहते हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। चलिए हम बात कर लें बुद्धि के पक्ष कितने होते हैं। तो बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं, जिसे कार्यात्मक पक्ष या भावात्मक पक्ष, कार्यात्मक पक्ष को ही भावात्मक पक्ष कहा जाता है, दूसरा है संरचनात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। तो बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं, हमको याद रखना पड़ेगा। कार्यात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष, क्रियात्मक। कार्यात्मक को ही भावात्मक भी कहा जाता है। कार्यात्मक यानी भावात्मक पक्ष, संरचनात्मक और क्रियात्मक पक्ष, ये आपके बुद्धि के पक्ष हो गए। बुद्धि के प्रकार की अगर हम बात करें तो बुद्धि थार्डाइक महोदय ने कहा है कि बुद्धि के जो प्रकार हैं, एक बुद्धि सामाजिक बुद्धि होती है, यांत्रिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि होती है। गैरेट महोदय ने भी इसी तरह के बुद्धि के प्रकार कहा है कि बुद्धि के कई प्रकार होते हैं, इसमें सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और तीसरा है अमूर्त बुद्धि, इस तरह कहा है। अब थार्डाइक के अकॉर्डिंग सामाजिक बुद्धि ऐसे लोग जो, अब देखिए सामाजिक बुद्धि नाम से ही हम चीज़ों को उसके नाम से ही, शब्दों से ही हम उसके से समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक बुद्धि में समाज और प्लस इक है, सो जब इसको तोड़ते हैं तो जैसी बुद्धि जो समाज के कार्यों की तरफ ध्यान देती है, समाज के कार्यों के विकास की अगर बात सोचती है या ऐसा इंसान सोचता है, जैसे लोग हो गए, नेता हो गए, है ना, हमारी सोसाइटी को बनाने की बात करते हैं, राज्य का निर्माण की बारे में सोचते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में जिनका योगदान होता है, ऐसे लोगों की बुद्धि सामाजिक बुद्धि वाली होती है। जैसे नेता हो गए, मुखिया हो गए, ठीक है, तो ये सामाजिक बुद्धि आ गई। यांत्रिक बुद्धि की अगर हम बात करें तो यांत्रिक यंत्र से बना है। ठीक है, यांत्रिक यंत्र से बना है, तो इसमें ऐसे लोग आ जाएंगे, ऐसे लोगों की बुद्धि जिनका जो मस्तिष्क होता है यंत्र वाले कार्यों में उनका दिमाग लगा हुआ होता है, यंत्र जिसमें होते हैं। ठीक है, जैसे इंजीनियर हो गए आपके, है ना, ये कहीं ना कहीं वो काम क्या करते हैं, पुर्जों में जो पुर्जे होते हैं उनसे जुड़े होते हैं, है ना। इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, बिना कैंची, बिना उनके जो यंत्र हैं उनके बिना वो अपने कार्यों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। राजमिस्त्री हो गए, किस घर को बनाने के लिए जो उसका कन्नी हो गया, वो जो भी प्लास्टर करने वाले हो गए, सारे मतलब इन लोगों के पास अपने एक काम को करने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी बुद्धि यांत्रिक बुद्धि कहलाती है।
जो समाज का निर्माण करने में, अपनी व्यवस्था बनाए रखने में जो योगदान दे, ऐसे लोग सामाजिक बुद्धि होती है। जो यंत्र के रूप में यंत्रों के माध्यम से कार्य को करने की पूर्ति करे, ऐसे मस्तिष्क जिसकी बुद्धि होती है यांत्रिक बुद्धि वाली कहलाती है। अमूर्त बुद्धि की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जो अपने विचारों से, अपनी कल्पना से अमूर्त चीज़ों को एक मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं, वो अमूर्त बुद्धि वाले कहलाते हैं। ऐसे इसमें कवि हैं, जो कवि क्या होते हैं, कुछ रियल में कुछ होता नहीं, अपनी मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचारों को सोचता है, सोच करके एक अपनी कलम के माध्यम से एक नई कविता का रचना कर देता है, एक नई रचना का निर्माण कर देता है, जैसे चीज़ें लिख देता है, स्टोरीज लिख देता है। तो क्या वो चीज़ें अमूर्त होती है, जिसको वो मूर्त देने का प्रयास करता है। तो ऐसे लोग जो नई चीज़ों को बना देते हैं, नई चीज़ों का जो निर्माण कर देते हैं, ठीक है, ऐसे लोग अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे कवि हो गए, आपके साहित्यकार, आपके टीचर्स हो गए, हम टीचर्स भी हो गए, और क्या कहते हैं, साइंटिस्ट जो हो गए, नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं, खोज कर रहे हैं, है ना। तो ये सब लोग क्या होते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। तो थॉर्नडाइक के हिसाब से हम जान लेंगे, थॉर्नडाइक ने सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, 3 प्रकार की बुद्धि के प्रकार उन्होंने बताए हैं। वहीं गैरेट महोदय ने सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वही है जो यहाँ सामाजिक बुद्धि, जो समाज की व्यवस्था बनाने। यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, ये मूर्त चीज़ों को ही देख के जो चीज़ मूर्त होती है, यंत्र वाली चीज़ वही है। अमूर्त बुद्धि वही अमूर्त, मतलब इसके चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पर नाम थोड़ा सा अलग कर दिया गया है, नहीं तो दोनों चीज़ें सेम ही हैं। अगर हम बात करें बुद्धि के सिद्धांत की, तो बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत हैं, सभी ने अलग अलग सिद्धांत दिए। जैसे एक कारक का सिद्धांत है, द्विकारक का सिद्धांत दिया गया है, बहुकारक का सिद्धांत दिया गया है, समूह तत्व का सिद्धांत, गिलफोर्ड का पदानुक्रमिक या त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं, गार्डनर का बहुआयामी सिद्धांत है, ठीक है, और वहीं कैटल का क्रिस्टलाइज या तरल ठोस का सिद्धांत है, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाची सिद्धांत है। सभी के अलग अलग सिद्धांत है। चलिए एक एक करके एक सिद्धांत को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो रही बात एक कारक सिद्धांत, एक कारक अगर सिद्धांत की हम बात करें तो एक कारक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक कारक सिद्धांत है ना, एक कारक सिद्धांत। तो एक कारक सिद्धांत के जो इसको निर्माण करने का जो मतलब जो मनोवैज्ञानिक है उसमें है टर्मन स्टर्न आते हैं, बिने टर्मन स्टर्न आते हैं, ठीक है, इसमें नाम लिख लें, बिने टर्मन और स्टर्न। एक कारक सिद्धांत के जो लोगों का नाम आता है, या तो इसमें बिने टर्मन और स्टर्न इन लोगों का नाम आता है। तो अब इस जान लेते हैं ये होती क्या है। तो इनका साइकोलॉजिस्ट ने कहने का प्रयास किया था कि जो एक कारक का सिद्धांत इन्होंने दिया है, और ये लोग कहते हैं कि जो बुद्धि होती है ये विभाजित नहीं की जा सकती, ये एक इकाई है जो विभाजित नहीं की जा सकती है। और इन्होंने कहा है कि बुद्धि एक शक्ति है या कारक के रूप में इन्होंने इसको माना है, और कहा है कि बुद्धि की जो मानसिक शक्ति है व्यक्ति के समस्त कार्यों का संचालन करती है, वो एक कारक है, वो एक उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ऐसा बिने टर्मन ने अपना सिद्धांत दिया एक कारक का से, उन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया। आगे हम द्विकारक का सिद्धांत की अगर हम बात करें, द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है, द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। इन्होंने स्पीयरमैन ने द्विकारक का सिद्धांत देखा, एक कारक तो एक समझ में आता है, द्विकारक है द्विकारक यानी 2 कारक। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य की जो बुद्धि होती है उसमें जो मानसिक योग्यता होती है, उस 2 प्रकार की मानसिक योग्यता उनमें पाई जाती है। एक जी उन्होंने कहा था, एक एस उन्होंने कहा था। एक विशिष्ट बुद्धि की वो बात करते हैं और एक सामान्य बुद्धि की वो बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था, उनका विचार था कि व्यक्ति में जो सामान्य योग्यता की जो मात्रा होती है वो अधिक पाई जाती है और उतना ही अधिक बुद्धिमान भी वो होता है। वहीं उन्होंने विशिष्ट योग्यता की जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा कि जो विशिष्ट योग्यता में कोई विशेष संबंध नहीं पाया जाता है, ऐसा स्पीयरमैन ने कहा था। वहीं बहुकारक सिद्धांत की हम बात कर लें तो बहुकारक का जो सिद्धांत था इसे थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। थॉर्नडाइक महोदय जो है क्या कहते हैं, स्पीयरमैन की बातों से असहमत थे, और असहमत होते हुए उन्होंने बहुकारक का सिद्धांत उन्होंने दिया, और कहने का उन्होंने प्रयास किया कि जो उनके अनुसार जो बुद्धि है वो तत्वों का समूह होता है। बहुकारक यानी बहुत से कारक, ना एक कारक ना द्विकारक, बहुकारक यानी बहुत से कारक, कि वो जो बुद्धि होती है वो विभिन्न तत्वों का एक समूह होता है, और तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, और जैसे सामान्य बुद्धि के नाम ये कोई चीज़ नहीं होती। नहीं, इन्होंने जो सामान्य बुद्धि की बात की थी उसका उन्होंने खंडन करते हुए कहा था इन्होंने कि कोई सामान्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि बुद्धि कई स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं निहित होती है जो भिन्न कार्यों को संपादित करती हैं, ठीक है, ऐसा कहा था थॉर्नडाइक महोदय ने। आगे हम बात कर लें समूह तत्व का सिद्धांत। तो समूह तत्व का जो सिद्धांत था उसे दिया था
थ्रस्टन महोदय ने दिया था। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बहुकारक का सिद्धांत थ्रस्टन महोदय ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत थ्रस्टन महोदय ने दिया था और कहा, इनके अनुसार ये कहते हैं कि जो इन्होंने स्पीयरमैन के सिद्धांत का खंडन किया और उन्होंने समूह तत्व का सिद्धांत दिया, क्योंकि स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, इसीलिए इसका सिद्धांत को इन्होंने खंडन किया। थॉर्नडाइक ने भी, वहीं समूह तत्व के थ्रस्टन ने भी इनकी बातों का खंडन किया और कहने का प्रयास किया था कि जो तत्व प्रतिभात्मक योग्यताओं में जो समान नहीं होते परंतु कई क्रियाओं के समान होते हैं, उसे समूह तत्व की संज्ञा दी है। जैसे हम कहें सिद्धांत के समय थ्रस्टन का नाम प्रमुख है और उन्होंने कहा कि जो मानसिक योग्यताओं का परीक्षण करते हुए ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं और अपना एक प्रमुख तत्व होता है। कहीं अगर देखा जाए तो जो बात थॉर्नडाइक महोदय ने बहुकारक के सिद्धांत में कहा था, वही थ्रस्टन महोदय ने समूह तत्व के सिद्धांत में भी कहने का प्रयास किया था कि कोई एक या द्विकारक नहीं होता है, कोई दो तत्व विशिष्ट या सामान्य नहीं होते हैं, बल्कि वो सभी का क्या होता है, एक समूह होता है। आगे हम बात कर लें गिलफोर्ड का पदानुक्रमिक सिद्धांत। गिलफोर्ड महोदय के जहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पदानुक्रमिक सिद्धांत त्रिआयामी सिद्धांत को कहा जाता है। इन्होंने जो त्रिआयामी जो सिद्धांत है या पदानुक्रम का सिद्धांत दिया, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जो मानव की जो बुद्धि है, ये तत्व या कारकों में प्रकाश लाने का प्रतिमान विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो इन्होंने जो परीक्षण किया, ठीक है, परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों के कारक पर विश्लेषण तकनीक का प्रयोग करते हुए मानव की बुद्धि में विभिन्न प्रकार के कारकों को प्रकाश में लाने का प्रतिमान विकसित किया और कहा कि सिद्धांत को पदानुक्रमिक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत का इन्होंने नाम दिया। इन्होंने कई तत्व इन्होंने बताया, कहा कि जैसे संज्ञान होता है, स्मृति है, मूल्यांकन है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, इन सभी को होते हुए एक क्रम के अनुसार, एक पदों के क्रम के अनुसार मनुष्य की बुद्धि होती है। सबसे पहले उन्होंने संज्ञान के बारे में कहा कि इस संज्ञान का अर्थ होता है खोज, यानी दोबारा खोज या पहचान की क्षमता उसमें होती है। फिर स्मृति होती है, स्मृति का अर्थ संज्ञान में आया है जो उसको धारण करना होता है। फिर वो मूल्यांकन करता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्ति को जो कुछ भी जानता है वो स्मृति में रहता है। फिर जो कुछ मौलिक चिंतन में निर्मित होता है उसके परिणाम की अच्छाई, सत्यता, उपयुक्तता के बारे में वो निर्णय लेता है। अभिसारी चिंतन की अगर हम बात करें तो अभिसारी चिंतन में वो कहते हैं कि जो लोग या ऐसी बुद्धि या ऐसा व्यक्ति जो परंपरा के अनुसार, प्रचलन के अनुसार किसी चीज़ों को स्वीकार करता है या सही समझ जाता है, उसे ही अभिसारी चिंतन कहते हैं। जो परंपरा के अनुसार ही, जो जैसी परंपरा चलती चले उसी के अनुसार वो सोचता है तो अभिसारी चिंतन होता है। अपसारी चिंतन के बारे में कहा जाता है कि जो किसी भी समस्या पे जो विभिन्न प्रकार के परिणाम निकाले या विभिन्न प्रकार की समस्या का समाधान निकालने के विभिन्न प्रकार के रास्ते निकाले, ठीक है, वो अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, वो किसी भी समस्या समाधान के उसके परिणाम की अच्छाई और उसकी उपयोगिता के संदर्भ में निर्णय लेते हुए विभिन्न प्रकार के वो रास्ते निकाल ले, तो उसे आप सारी चिंतन कहते हैं। आप ऐसे ही चिंतन को आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कहा जाता है। ठीक है, जो सिर्फ एक ही जो परंपरा में चल रहा है, प्रचलन पे चल रहा है, उसी पे सिर्फ चलता है करके समस्या का समाधान निकाले, वो अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन होता है। वही अपसारी चिंतन जो सृजनात्मक बालक होते हैं, जो नए नए खोज करते हैं, किसी एक समस्या के कई रास्ते निकाल देते, कई समाधान निकाल देते हैं, नए नए समाधान निकाल देते हैं, उसे अपसारी चिंतन का नाम दिया जाता है और उसे ही आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन कहा जाता है। ये रहे आपके गिलफोर्ड का पदानुक्रमिक त्रिआयामी सिद्धांत। गार्डनर महोदय की हम बात करें तो गार्डनर महोदय कहते हैं कि जो बच्चे बहुबुद्धि का सिद्धांत, देखिए इसका नाम देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो गार्डनर महोदय कहने का ये सिद्धांत उन्होंने दिया, गार्डनर महोदय ने 1983 में दिया। उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि जो मनुष्य की जो बुद्धि होती है, कोई एकांकी न होकर बहुकारक होते हैं। इसमें प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है, प्रत्येक ज्ञान बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, उसके विभिन्न प्रकार एक दूसरे से अंतःक्रिया की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें उन्होंने कहा कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, बुद्धि 8 प्रकार की होती है। ठीक है, किसने बताया, गार्डनर महोदय ने बताया कि बुद्धि जो होते हैं कितनी प्रकार की, 8 प्रकार की बुद्धि होती है। उन्होंने कहा कि पहले भाषाई बुद्धि होती है, तार्किक गुणितीय बुद्धि होती है, फिर स्थानिक बुद्धि होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि है, फिर उसके बाद सांगीतिक बुद्धि होती है, अंतः पारस्परिक बुद्धि होती है, अंतः वैयक्तिक बुद्धि होती है, नैसर्गिक बुद्धि और प्राकृतिक बुद्धि होती है। ऐसे उन्होंने करके 8 प्रकार की बुद्धि गार्डनर महोदय ने अपनी बहुबुद्धि के सिद्धांत में बताया कि 8 प्रकार की बुद्धि। इनके कहने का मकसद
ये है कि जो बालक होते हैं कि इसके पैडागोजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं गार्डनर महोदय के अनुसार कि जो एक ही कक्षा में जब हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो क्या कहते हैं, बच्चे अलग अलग बुद्धि के होते हैं, तो हमें विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इनका बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर का यही कहने का प्रयास करता है। आगे हम बात करें कैटल का क्रिस्टलाइज सिद्धांत या तरल ठोस का सिद्धांत। तो कैटल महोदय ने जो सिद्धांत दिया, उनका सिद्धांत का नाम क्रिस्टलाइज सिद्धांत, तरल ठोस का सिद्धांत। इन्होंने ये कहना चाहते थे कि जो बुद्धि होती है, जो बुद्धि होती है वो वंशानुक्रम, कार्य कुशलता और केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दिव्य विशेषता पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। उन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है, कहीं दूसरी ओर ठोस बुद्धि भी, एक तरल बुद्धि भी होती है, दूसरी एक ठोस बुद्धि भी होती है, जिसमें सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम, वातावरण संबंधी कार्यों पर आधारित होती है। ऐसा कहा है हमारे आरबी कैटल महोदय ने, जिन्होंने तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन अक्सर आते हैं कि कैटल महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया, तरल या ठोस, या तो तरल या ठोस का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। आखिर हम लास्ट में हम बात कर ले रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाची सिद्धांत। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने त्रिपाची सिद्धांत दिया। इनके अनुसार ये कहते हैं कि बुद्धि की वह योग्यता है जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति क्या होता है, पर्यावरण के अनुकूल बनाता है और समाज और उसके उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए वातावरण के कुछ घटकों का चयन करता है, कुछ ही घटकों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि, त्रिपाची सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का त्रिपाची सिद्धांत 3 बातों बताते हैं। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि की इन्होंने बात की है, जिसमें घटकीय बुद्धि और अनुभाविक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि, 3 बुद्धि बताई है। घटकीय बुद्धि कहने का मतलब था, उन्होंने घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं। इसमें जो ज्ञान के अंतर्गत मनुष्य किसी भी समस्या का जो निराकरण होता है, किसी प्रकार की समस्या का जो समाधान होता है, इसमें क्या होता है, उसकी प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण का, जो सूचना उसको प्राप्त हुई है उसके आधार पर उसकी समस्या का समाधान वो करता है ज्ञान के आधार पर। वही हम सेकंड पे अनुभाविक बुद्धि की हम बात करें, जो अनुभाविक यानी अनुभव। ठीक है, अनुभव के आधार पर जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं उसे अनुभाविक बुद्धि कहा जाता है। वहीं तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि। तो हम व्यवहारिक बुद्धि वो बुद्धि होती है जिसमें अंदर जो डेली यूज़ में, जो हम डेली लाइफ में हमारी जो वातावरण की मांग की जो समस्या से हम निपटते हैं, ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति नवीन वातावरण में आसानी से स्थापित कर लेते हैं। व्यवहारिक बुद्धि थी। ये आपके रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का त्रिपाची सिद्धांत था। बहुआयामी अगर हम बुद्धि की हम बात करें तो बहुआयामी बुद्धि का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक ही व्यक्ति के अंदर, बहुआयामी यानी बहुत से, ठीक है, एक ही व्यक्ति के अंदर जो विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होता है, अतः उसमें सामाजिक समाज, राजनीतिक समाज, समस्या समाधान से संबंधित समझ, अनेक नेतृत्व के गुण और विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें उसके अंदर होती हैं, है ना, इत्यादि उसके अंदर गुण पाए जाते हैं। ये बहुआयामी बुद्धि वाले होते हैं। तो ये आपकी बहुआयामी बुद्धि हो गई। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। आप इस बुद्धि को इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसको लाइन बाय लाइन कौन किसका सिद्धांत है आपको याद होगा, तो आप पेडागोजी क्वेश्चन बहुत ईजिली से आसानी से कर पाएंगे। और इसी के अंदर से क्वेश्चन बनाते हैं पेडागोजी के, ऐसे डायरेक्टली भी कभी कभी पूछ लेते हैं सिद्धांत किसने दिया है। आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा काफ़ी। अगर आपको हेल्पफुल लगता है इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।